हेलो साथियों, सभी को मेरा जय श्री श्याम, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी का हमारे टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा सभी साथियों को बताया, हमारा प्रैक्टिस सेट डेली क्लास है, यूपी की भी चली रही है लगातार, है ना। धीरे धीरे बहुत बड़ा इम्प्रूव देखने मिल रहा है आप सभी साथियों को हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज की हमारी क्लास फिर वही स्टैटिक जीके की, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम या ऑल कोई भी वनडे एग्ज़ाम। और साथियों, एक और बड़ी सूचना आप सभी के बीच में, जितने भी मेरे साथी अग्निवीर वाले हैं उन्हीं सभी साथियों के लिए एक मैराथन मिलेगी जीएस की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही किफ़ायती साबित होगी, है ना। अग्निवीर के लिए मैराथन स्टैटिक जीके की, जिससे आपके संबंधित जितने भी जीएस के डाउट और प्रश्न जितने भी एग्ज़ाम के अंदर रखे जाएंगे वो सब आपको उस क्लास के अंदर करा दिए जाएंगे। एक मैराथन, एक क्लास, एक सॉल्यूशन, अग्निवीर, है ना। चलते हैं साथियों आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। हमारा स्टैटिक जीके, महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन ने किस नाम की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी जी को जो लॉर्ड माउंटबेटन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, कौन? लॉर्ड माउंटबेटन ने किस नाम से उन्हें उपाधि या किस नाम से उन्हें पुकारा था? पहला ऑप्शन है महात्मा बाबा, दूसरा दो महात्मा, तीसरा वन मैन बाउंड्री फोर्स, चौथा हमारा केसरे हिंद। तो जो माउंटबेटन था उसने महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारा है, किस नाम की उपाधि दी? सभी को पता, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। माउंटबेटन योजना भारत और पाकिस्तान का विभाजीकरण के लिए एक योजना बनाई थी, कौन सी? माउंटबेटन योजना। तो किसके टाइम पर बनी थी? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्होंने जो है महात्मा गांधी जी को एक नाम की उपाधि दी थी, क्या? वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, एक आदमी सीमा बल। उन्होंने कहा था भारत के अंदर साथियों, महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे सीमा बल का जो ताकत है किसके अंदर है? एक ही व्यक्ति के अंदर। कौन? महात्मा गांधी जी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए उन्होंने बोला था एक आदमी पूरे सीमा बल, जितना सीमा पर बल लगाता है वो एक ही आदमी के अंदर है। कौन? महात्मा गांधी। तो उनके लिए एक शब्द बोला था, वन मैन बाउंड्री फोर्स। हिंदी में आएगा एक आदमी सीमा बल। तो किसे, महात्मा गांधी को किसने दी थी ये उपाधि? लॉर्ड माउंटबेटन। साथियों, बात चला आप सभी को पता, केसरे हिंद, ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से महात्मा गांधी जी को उपाधि मिली थी केसरे हिंद की। पूछा जाता है केसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने कब त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते हुए महात्मा गांधी ने इसका स्वतः से ही क्या कर दिया? त्याग कर दिया। कब करा था इसका त्याग? जलियांवाला बाग 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि कब त्यागी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत इन्होंने केसरे हिंद का त्याग कर दिया। और साथियों पूछा जाता है मलंग बाबा, महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि किसने दी? तो साथियों खुदाई खिदमतगार संस्था के द्वारा, खुदाई खिदमत संस्था के द्वारा इन्हें क्या बोला गया था? मलंग बाबा। सभी को पता, खुदाई खिदमतगार संस्था के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां या सीमांत गांधी। ठीक है, इसके जो संस्थापक थे कौन थे? हमारे सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें क्या बोला जाता था साथियों? सीमांत गांधी। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खां को पूछा जाता, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसके पीछे भी साथियों लॉजिक है, इन्हें क्यों सीमांत गांधी बोलते थे? ये सीमा के बिल्कुल अंत उत्तर भारत में ये जो महात्मा गांधी जी दक्षिण भारत के या मध्य भारत के बीच में कार्य करते थे, अहिंसा वाले जितने भी और सभी को एक साथ लेकर चलने वाले, तो यही सेम कार्य कौन करता था? खान अब्दुल गफ्फार करते थे। कहाँ? उत्तर भारत में, बिल्कुल सीमा के भारत के अंत में, है ना। तब इनका नाम पड़ा सीमांत गांधी। सीमा के अंत में जो गांधी जैसे काम कर रहा है, सीमांत गांधी अर्थात खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, दो महात्मा की बात आता साथियों सरोजिनी नायडू द्वारा। दो महात्मा, सरोजिनी नायडू, सभी को पता भारत की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जो महात्मा गांधी जी के साथ बहुत सारे आंदोलनों में उनकी जनप्रतिनिधि और अनुयायी के रूप में इन्होंने समय व्यतीत करा है, सरोजिनी नायडू। तो ठीक है साथियों, एक आता है महात्मा गांधी को जादूगर, बहुत अच्छी है। कुछ
क्वेश्चन है रिपीटेड पूछे जाते हैं। जादूगर, जादूगर की उपाधि किसने दी थी? शेख मुजीबर रहमान। शेख मुजीबर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता साथी। इन्होंने क्या महात्मा गांधी को उपाधि दी थी? जादूगर की। और मलंग बाबा की उपाधि किसने दी थी? खुदाई खिदमतगार संस्था अर्थात सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। आगे चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? सभी को पता कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? सबसे पहला ऑप्शन है पत्ते, फूल, तना, बीज। बहुत सारे साथियों ने कॉफी पाउडर देखा होगा, उस पर दिखाई देता कॉफी किस चीज से निकलती है ना, उस पर जहां भी प्रिंटेड लोगो उसके ऊपर छपा होता है। तो सभी को पता होगा, आसानी क्वेश्चन है। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? पत्ते से प्राप्त करते हैं साथियों हम, फूल से, तना से, बीज से। तो कॉफी किस चीज से हम प्राप्त करते हैं? तो बीज से। ठीक है, कॉफी किस चीज से प्राप्त करते हैं हम? बीज से। और कॉफी में क्या होता है? कैफीन। साथ करना साथियों, कॉफी का बंदरगाह के नाम से हम किसे जानते हैं? कॉफी का बंदरगाह सेंटोस, जो ब्राजील में एक बंदरगाह पड़ता है। सेंटोस बंदरगाह कहां पड़ता है? ब्राजील। इसे क्या बोलते हैं? सेंटोस बंदरगाह को साथियों कॉफी का बंदरगाह बोलते हैं। ब्राजील में पड़ता है और ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है। विश्व के अंदर सर्वाधिक कॉफी का जो उत्पादन होता है कहां पर होता है? ब्राजील। ठीक है, कॉफी बंदरगाह को सेंटोस बंदरगाह। और अगर भारत में बात करें कॉफी की, भारत के अंदर सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक। साथ ही ब्राजील में पाए जाते हैं फैजेंडा, जिन्हें बोलते हैं कॉफी के वन। ठीक है, कॉफी हमें किस भाग से प्राप्त होती है? पौधे के हम किस भाग से प्राप्त करते हैं? बीजों से हमें कॉफी मिलती है। कॉफी बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह को हम कौन सा बंदरगाह बोलते हैं? कॉफी का बंदरगाह, जहां से कॉफी का ज्यादा व्यापार है। और कहां पड़ता है? ब्राजील के अंदर। सर्वाधिक कॉफी उत्पादन विश्व में है ना, विश्व में अगर बात करें सर्वाधिक कॉफी के उत्पादन की, तो ब्राजील में जो फैजेंडा के वन, ये कॉफी के वन के नाम से जाने जाते हैं। और भारत में अगर कॉफी का उत्पादन की बात करें, सर्वाधिक कॉफी कहां होती है? कर्नाटक। देखो कैसे कॉफी और कैसे कर्नाटक। ठीक है साथियों, चलते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली, पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश। साइलेंट वैली सभी को पता है, साइलेंट चुप घाटी भी आ जाएगा, शांत घाटी भी आता है साथियों। हिंदी में बोलने तो शांत घाटी है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा केरल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो साइलेंट वैली या शांत घाटी हमारी कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। किस राज्य में स्थित है साथियों? केरल में। सभी को पता है केरल के अंदर क्या सर्वाधिक साक्षरता? मेल और प्लस फीमेल, पुरुष और महिला में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हमारा केरल है साथियों। उसके बाद अगर करें रबड़ उत्पादन, भारत के अंदर जो रबड़ का उत्पादन है कहां पर होता है सर्वाधिक? केरल के अंदर। केरल की कोई झील बहुत ज्यादा मोस्ट, जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, अष्टमुडी झील, ये कहां पड़ती है साथियों? केरल में। पेरियार झील, एक आता है इडुक्की बांध, ये कहां पड़ता है सब साथियों? केरल में। इडुक्की बांध आता है, एक मुल्ला पेरियार बांध है ना। सर्वाधिक साक्षरता पुरुष महिला में केरल के अंदर है। तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? हमारी केरल में है। तमिलनाडु में ध्यान रखना, एक पहाड़ी नगर आता है ऊटी। ऊटी कहां पड़ता है साथियों? हमारा तमिलनाडु, ऊट का मंडल।
उसके बाद नामचा बरवा पर्वत जो आता हमारा कहाँ आता साथियों, अरुणाचल प्रदेश। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। क्या साथियों, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है पूर्वी घाट, शिवालिक, पश्चिमी घाट, विंध्याचल पर्वत। महेंद्रगिरी पूछ लेगा, महेंद्रगिरी चोटी किस छोर या घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो महेंद्रगिरी चोटी स्थित है पूर्वी घाट, शिवालिक, पश्चिमी घाट, विंध्याचल। तो महेंद्रगिरी साथियों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। सभी साथियों को पता है हमारा पश्चिमी घाट, और ये होता है हमारा कौन सा, पूर्वी घाट। तो उड़ीसा के पास पड़ता है एक हमारा क्या, महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट, वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। ये पूर्वी घाट है और ये हमारा कौन सा घाट है साथियों, पश्चिमी घाट। जहाँ कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र आता है ये हमारा पश्चिमी घाट है, और तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाला ये क्षेत्र कौन सा हमारा, ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे साथियों, तो पश्चिमी घाट दो भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। कालसुबाई और कुंद्रेमुख ये पश्चिमी घाट की चोटियां हैं। कालसुबाई और कुंद्रेमुख ये पश्चिमी घाट की चोटियां हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी की चोटी कहां पर स्थित है, पूर्वी घाट पर स्थित है साथियों। पर्वतों पर जब हम चढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू से जो नीचे पर्वत होते हैं, जैसा हमारा मैदानी भाग खत्म होने के बाद सीधा सीधा पर्वत पर जहां बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं, जैसे हरिद्वार। तो हरिद्वार जो है किस पर्वत श्रेणी के बीच का आता है हमारा, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, शिवालिक। तो सबसे नीचे ये चोटी होती है हमारी शिवालिक, है ना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल और शिवालिक। तो जहां तुम पर्वतों पर चढ़ना हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शुरू से पर्वत आने स्टार्ट होते हैं छोटे छोटे, उसके बाद ऊंचे ऊंचे की संख्या बढ़ती जाती है बराबर। तो कहां से हम, शिवालिक। जैसा आप सभी को पता है देहरादून और हरिद्वार ये किस पर्वत के उदाहरण है साथियों, हमारे शिवालिक। और साथ ही क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड में घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं, बुग्याल या प्यार। उत्तराखंड में घास के मैदानों को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो महेंद्रगिरी चोटी स्थित है कहाँ है, पूर्वी घाट पर। या पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा तो महेंद्रगिरी चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। संसद के दो अधिवेशनों का समयांतर कितने माह से अधिक नहीं होना चाहिए। जो संसद के दो अधिवेशन होते हैं, दो अधिवेशनों में कितने समय का अंतर होना चाहिए, इससे अधिक ना हो, ना, दोनों में सेम होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 9 माह, 1 माह, 3 माह और 6 माह। तो साथियों संसद के दो अधिवेशनों का समय सभी को पता है, साल में कितने महीने होते हैं, 12। दो अधिवेशनों की बात करेगा तो कितने माह, 6 माह और 6 माह। 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, तो आंसर क्या है हमारा, 6 माह। तो संसद के ये दो अधिवेशन है उनमें समय अंतर किससे अधिक नहीं हो सकता, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता साथियों। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है। बात चल रही है भारत के प्रधानमंत्री की साथियों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। पहला ऑप्शन है ये कैसे बनाया जाता है, निर्वाचन के द्वारा, मनोनयन के द्वारा, नियुक्ति के द्वारा या भर्ती के द्वारा। क्या साथियों प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कोई भर्ती होती है, कोई फार्म डलता है कि प्रधानमंत्री का फार्म डाला, अप्लाई आई है कोई भर्ती प्रधानमंत्री के लिए। तो ये तो बिल्कुल देखते ही खत्म है साथियों, भर्ती के द्वारा, सभी को पता है। और आगामी चुनाव भी है लोकसभा 2024 में। प्रधानमंत्री कैसे बनाया था, निर्वाचन के द्वारा, मनोनयन के द्वारा। प्रधानमंत्री को जो है कोई व्यक्ति विशेष चुनता है या मनोनयन होता है, या नियुक्ति के द्वारा। तो साथियों प्रधानमंत्री जो बनते हैं हमारे नियुक्ति के द्वारा। सभी को पता है प्रधानमंत्री बनने के लिए जो चुनाव अभी चल रहा हमारा कौन सा, लोकसभा। तो लोकसभा सदस्य जो होते हैं साथियों, इनका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष।
मतलब सभी व्यक्ति, हम जिसका भी वोट है वो सीधे सीधे वोट अपने प्रतिनिधि को चुनता है। जहां भी आप प्रतिनिधि को सीधे सीधे चुनते हो वो हमारा कैसा चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव। और जहां प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुने गए के द्वारा चुना जाए, या जहां अपना बिल्कुल भी हस्तक्षेप ना हो, जिससे हम वोट ना देते हो और उसका चुनाव होता हो, तो वो चुनाव हमारा हो गया अप्रत्यक्ष। जहां आप सीधे सीधे इन्वॉल्व हो, आपका मत सीधे सीधे गया है डायरेक्टली, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। तो लोकसभा सदस्य है या हमारे विधानसभा सदस्य है, तो इनका चुनाव होता है साथियों कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव। सभी को पता है जो एमपी यहां से निकलते हैं, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा सदस्य। एमपी जो बनते हैं, जितने एमपी यहां से बनेंगे, जिस भी पार्टी के ज्यादा होंगे उस पार्टी का प्रधानमंत्री बनना यहीं से तय होता है ना। या गठबंधन से बने या जिसकी भी सीटें ज़्यादा से ज़्यादा आई, उसी हिसाब से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री जो चुना जाता है किनके द्वारा? लोकसभा सदस्य जितने एमपी होते हैं उनके द्वारा किसकी नियुक्ति होती है? भारत के प्रधानमंत्री की। उन्हीं सदस्यों में से कोई एक सदस्य है जिसे ज़्यादातर वोट मिलेंगे ना, या उनकी जो परामर्श होगी उन सदस्यों की पार्टी की तरफ से, पार्टी का कौन सा बड़ा नेता, लीडर जिसे हम भारत का प्रधानमंत्री बनाए। जैसा आप सभी को पता है माननीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, है ना। तो वही है, लोकसभा सदस्य हम चुनते हैं प्रत्यक्ष चुनाव की तरफ से। जो अब आगामी जो चुनाव है 2024 में लोकसभा का, जिसमें आप जो 18 साल के साथी हैं सब वयस्क, वो सभी मत डालेंगे, तो हमारा चुनाव कैसा? प्रत्यक्ष। और इनके द्वारा ही किसकी नियुक्ति होती है साथी? लोकसभा सदस्य या एमपी होते हैं भारत के प्रधानमंत्री की। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा चुनाव है साथियों? तो अप्रत्यक्ष चुनाव है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी सदस्य, जैसे लोकसभा के चुनाव गांव-गांव होते हैं, है ना, बूथ केंद्र और मतदान केंद्र बनाने के बाद जहां वोटिंग होती है, क्या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता है साथियों? नहीं, है ना। जो अपने द्वारा सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर से चुने हुए लोकसभा एमपी एमएलए, तो ये जाकर वहां वोट देते हैं, क्रॉस वोटिंग। तो राष्ट्रपति का चुनाव पूछ लेता कैसा चुनाव है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेशन का उद्देश्य है। भारत में संविधान में नीति निर्देशक तत्व, सभी को पता है नीति निर्देशक तत्व हमारे कौन से भाग में है? भाग 4। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें साथियों तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। किसी देश से हमने ले हैं, तो अब आयरलैंड से ही हमने अपने संविधान में जोड़ा है इन्हें। कहां से साथियों? आयरलैंड से। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, या चौथा है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। जहां सामाजिक आर्थिक दोनों न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, ऐसा मान लो गांधीवादी न्याय या राजनीतिक न्याय। तो जो नीति निर्देशक तत्व है क्या चलता है इसमें हमारा साथियों? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र दोनों साथ, सामाजिक भी और आर्थिक भी। समाज को भी साथ लेके चलेंगे, आर्थिक मतलब धन वाली, जो भी किसी में भेदभाव ना हो, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के स्थगन की शक्ति किसके पास है? मतलब जो लोकसभा को स्थगित कर सकता है, ये शक्ति अपने पास कौन रखता है? प्रधानमंत्री स्वयं रखते हैं, राष्ट्रपति, स्पीकर, संसद की नियम समिति। तो लोकसभा की जो स्थगन या स्थगित करने की जो शक्ति है किसके पास है साथियों? राष्ट्रपति के पास निहित है। ये लोकसभा के स्थगन की जो शक्ति है, लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं, किसके पास शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था, पहला ऑप्शन रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, एंजिल सेंट साइमन। तो समाजवाद सोशलिज्म का जो शब्द का प्रथम बार उपयोग करा गया था, किसके द्वारा करा गया था? रॉबर्ट ओवन के द्वारा समाजवाद का प्रथम बार उपयोग करने वाले थे हमारे रॉबर्ट ओवन साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समाजवाद शब्द ध्यान देंगे, सबसे पहले किसने उपयोग करा था? तो रॉबर्ट ओवन के द्वारा इसका जो उपयोग होता समाजवाद शब्द का। आगे साथियों, ग्राम पंचायत के कितने पक्ष हैं? पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं साथियों? 3।
ग्राम पंचायत के कितने पक्ष होते हैं? 3 पक्ष होते हैं। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है साथियों? जो सीधे सीधे चुना जाता है सरपंच या प्रधान, ग्राम प्रधान। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? हमारा ग्राम प्रधान। और ग्राम प्रधान बनने के लिए कितनी आयु होती है पूछा जाता है। देखो साथियों, ग्राम प्रधान का कार्यकाल सभी को पता है, ज्यादातर सभी साथी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक, 5 वर्ष का कार्यकाल। उम्र सीमा, आयु सीमा कितनी होती है? 21 वर्ष। 21 वर्ष की आयु होगी तभी आप नामांकन कर सकते हो ग्राम प्रधान के पद की उम्मीदवारी को लेकर। प्लस कितने पक्ष होते हैं? 3 ग्राम प्रधान, एक होता है हमारा उप प्रधान, और उसके नीचे कुछ होते हैं हमारे वार्ड सदस्य। सभी को पता है कि जो ग्राम सभा का निर्माण होता है उसमें हमारे वार्ड, गांव के अंदर वार्ड एक संख्या 2, 3, 4, यहाँ से वार्ड मेंबर चुने जाते हैं। जिसके तरफ ज़्यादा वार्ड मेंबर होंगे उसे ही प्रधानी की जो है शपथ प्रतिज्ञा मिलती है साथियों। तो ग्राम प्रधान, उप प्रधान, उसके नीचे अगर कोई बनाते हैं तो उप प्रधान, और उसके बाद हमारे क्या? वार्ड सदस्य। 6 समिति काम करती हैं साथियों ग्राम पंचायत के अंदर। कितनी समिति काम करती हैं? 6। और जहां भी जब मीटिंग होती है तो ग्राम प्रधान के साथ साथ वार्ड मेंबर का होना अनिवार्य है ना। हर एक वार्ड का मुखिया कौन होता है? तो वार्ड मेंबर। और पूरी पंचायत की बात करें तो साथियों ग्राम प्रधान। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसका निर्माण होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, दूसरा हमारे सुभाष चंद्र बोस, तीसरा अरुणा आसफ अली, चौथे हमारे जयप्रकाश नारायण। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की सभी को पता, फॉरवर्ड ब्लॉक आजाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे कौन थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस, है ना। सुभाष चंद्र बोस जिसे एडोल्फ हिटलर ने क्या उपाधि दी थी? नेताजी, है ना। आजाद हिंद फौज की सेना का जो निर्माण गठन करने के लिए गए थे, है ना, हिटलर के पास, जहां उसने बहुत सारे ब्रिटेन, जितने भारतीयों को ब्रिटेन अपनी तरफ से लड़ाता था जर्मनी के खिलाफ, तो वही उसने हिटलर के द्वारा कैद थे अपने भारतीय सैनिक, किसके पास? हिटलर के। तो उन्हीं को लेकर एक सेना बनाई थी इन्होंने, आजाद हिंद फौज, है ना, जहां से नारा आता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो खून कहो किस मतलब का, जो आशा के देश के काम नहीं। बहुत बड़े देशभक्ति गीत वहां पर गाने के बाद इनके अंदर जो इनकी, उसे देखकर जो वहां सैनिकों के खून में उबाल आया है ना, तालियों की गड़गड़ाहट, तो उसी के साथ चलते चलते एडोल्फ हिटलर ने किस नाम की उपाधि दी थी? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर के द्वारा, है ना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक हो गई हमारी आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और जय हिंद का नारा साथियों, इनका जय हिंद का नारा पूछा जाता है ना। और इनके एक चालक या अंगरक्षक के रूप में हमारे आते हैं निजामुद्दीन, कर्नल निजामुद्दीन इनके अंगरक्षक या ड्राइवर कह दो, चालक के रूप में आते हैं, है ना। कौन? कर्नल निजामुद्दीन। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक हमारे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरसिंघम कमेटी किससे संबंधित है? जो नरसिम्हन कमेटी है साथियों किससे संबंधित है? बैंक से, सीमा से, बीमा सॉरी, शेयर मार्केट या वित्तीय सुधार। तो साथियों जो नरसिम्हन कमेटी है इसका जो बैंक सुधार से संबंधित हमारी कमेटी है, बैंक सुधार से। और एक आती है हमारी स्वामीनाथन, कुछ कमेटी है स्वामीनाथन, स्वामीनाथन कमेटी या समिति जनसंख्या किससे संबंधित है? जनसंख्या से। एक आता जानकी रमन समिति साथियों, बहुत ही ज्यादा मोस्ट है जो पूछी जाती है कई बार एग्जाम में, जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति साथियों ये आती है हमारी प्रतिभूति घोटाला से। एक आती है हमारी कौन सी? सच्चर समिति, जो किससे संबंधित है? मुस्लिमों में शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक से कोई पिछड़ा ना उसे लेकर, है ना, मुस्लिमों से। मुस्लिमों में शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक इसे लेकर, है ना, एक समिति बनती है सच्चर समिति, किससे संबंधित है? मुस्लिमों से। उसके बाद साथियों सच्चर समिति हो गई हमारी,
एक आती है भूरेलाल समिति, मोटर वाहन से कौन सी? भूरेलाल। भूरेलाल समिति किससे? मोटर वाहन से। मोटर वाहन से है साथियों। और बात करें चीनी उद्योग, महाजन कमेटी, महाजन समिति किससे? चीनी उद्योग से। महाजन समिति किससे? हमारी चीनी उद्योग। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर। राजा चलैया समिति ये कर से संबंधित है, राजा चलैया समिति। विजय केलकर ये सभी को पता है, राजा चलैया पूछी जाती है। भूरेलाल समिति मोटर वाहन से। नरसिम्हन समिति बैंक सुधार से साथियों। जानकी रामन प्रतिभूति घोटाला। एक पूछी जाती है लघु उद्योग। तो सभी साथियों कमेंट करके बताना लघु उद्योग से कौन सी समिति संबंधित है, लघु उद्योग से कौन सी समिति संबंधित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, बिरजू महाराज किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जो बिरजू महाराज है हमारे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी। तो बिच्छू महाराज, लच्छू महाराज जितने भी हैं साथियों किससे? हमारे कथक। और कथक पूरे उत्तर भारत का क्या शास्त्रीय संगीत, ठीक है। बिच्छू महाराज हो गए एक हमारे, कौन? लच्छू महाराज। ये सब किससे? हमारे कथक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष होता है साथियों? किसकी बात चल रही है? नवरोज उत्सव की। ईसाइयों का, बौद्धों का, जैनियों का, पारसियों का। तो नवरोज उत्सव जो है कौन मनाते हैं? पारसी धर्म के लोग, पारसी धर्म की। अब बात करें पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ, तो जैन अवस्था है। क्या है साथियों? जैन अवस्था। ईसाई धर्म का आप सभी को पता है क्या? बाइबल। हिंदू धर्म की आप सभी को पता है भगवत गीता। मुस्लिम धर्म का आप सभी को पता है पवित्र ग्रंथ कुरान। जैन धर्म का साथियों त्रिरत्न बताना है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, आचरण, सम्यक ज्ञान, धर्म और आचरण है। और साथियों बात करें पारसी धर्म की त्रिरत्न, आपको कमेंट में बताना है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है ना, बुद्ध, धम्म और संघ। सम्यक ज्ञान, आचरण और समय ये तुम्हारे जैन धर्म से संबंधित हैं। बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म से हैं। ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये हमारे किस धर्म से है? तो ईसाई धर्म से हैं। और आप सभी को कमेंट करके बताना पारसी धर्म के त्रिरत्न पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पूछा जाता है पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है हमारा जैन अवस्था, ठीक है। और इनका जो पवित्र ग्रंथ है ईसाइयों का, ये बाइबल। ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा किस धर्म के त्रिरत्न है? तो ईसाई धर्म के, है ना। मैरी क्रिसमस सभी को पता है, 25 दिसंबर जो मनाते हैं किसके रूप में? क्रिसमस के। ईसा मसीह इनके प्रमुख होते हैं, इष्ट देव। और पारसियों का जैन अवस्था पवित्र ग्रंथ इनका है। और ये कमेंट करके आप सभी को बताना है इनके पवित्र त्रिरत्न। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र में निपुण थे? देखो साथियों हरिप्रसाद चौरसिया बार बार पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षा में। इसके पीछे कारण है, ये कहाँ से संबंधित है? हमारे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, यहीं पर इनका जन्म हुआ था हरिप्रसाद चौरसिया का। तो किस वाद्य यंत्र है? बंसी, सरोद वादक, तबला, वायलिन। तो आंसर है हमारा बंसी या बांसुरी। पूछ लेता है क्या? बांसुरी। बांसुरी वादक हमारे हैं हरिप्रसाद चौरसिया। पन्नालाल घोष, क्या साथियों? पन्ना लाल घोष। और अभी बात करें साथियों, बांसुरी को 2024 का जीआई टैग मिला है। 2024 का जीआई टैग, हिंदी में बोले भौगोलिक संकेत बांसुरी। तो कहाँ की बांसुरी को जो जीआई टैग मिला है 2024 में? तो साथियों बांसुरी उत्तर प्रदेश के अंदर पीलीभीत, यूपी के अंदर किसे? पीलीभीत, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो पीलीभीत है उसकी बांसुरी को 2024 में क्या मिला? जीआई टैग में शामिल करा गया साथियों। और हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष हमारे किस वादक से संबंधित हैं? तो बांसुरी या बंसी वादक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा,
गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? पहला ऑप्शन है कपिलवस्तु, दूसरा बोध गया, तीसरा सारनाथ, चौथा कुशीनगर। महापरिनिर्वाण के मतलब है इनकी जो मृत्यु हुई थी किस स्थान पर हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी साथियों किस स्थान पर हुई थी? कुशीनगर या कुशीनारा। कुशीनगर पड़ता है, कुशीनारा बोल देते हैं ना, तो यहाँ पर इनकी क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे साथियों? श्रावस्ती में। और महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। तो सबसे पहला उपदेश क्या? सबसे पहला उपदेश सारनाथ, या इसे बोलते हैं मृगदाव या फिर ऋषिपट्टनम। तीनों नाम इसी के हैं, ऋषिपट्टनम, मृगदाव, सारनाथ। जहां सबसे पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने अपना सारनाथ में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी कहां पर हुई थी? कुशीनारा में। ठीक है। और साथियों सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे इन्होंने कहां दिए थे? श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तापमान का एसआई मात्रक है। तापमान, टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक है क्या होता है? पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा केल्विन, तीसरा वाट, चौथा कैलोरी। तो तापमान के एसआई मात्रक की बात करें साथियों तो हमारा क्या है? केल्विन, है ना। एसआई मात्रक तापमान की बात कर रहे हैं हम, क्या है? केल्विन है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। किसका साथियों? शक्ति। P बराबर W/D, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम? शक्ति, है ना। जो एक हॉर्स पावर आता है 746 वाट, एक HP 1 HP बराबर 746, है ना। शक्ति बराबर कार्य करने की क्षमता, P बराबर W/T, है ना। लिखने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन ध्यान देंगे ना। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम? शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट। और साथ ही कैलोरी की बात करें, ऊष्मा का जो मात्रक है हमारा कैलोरी। कार्य का जूल, कार्य का जूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? प्रकाश की चाल को पहला रोमर, न्यूटन, गैलीलियो, हाइमेंस। तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने मापा था साथियों? रोमन ने, है ना। सबसे पहले ये रोमन ने किसने नापा था जी? प्रकाश की चाल को नापा था। किसने? रोमर के द्वारा नापा गया था। सभी को पता है न्यूटन की एक पुस्तक आती है बहुत ही महत्वपूर्ण, कौन सी? प्रिंसिपिया। किसकी पुस्तक है साथियों? बुक ये न्यूटन की। सभी को पता है न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए हैं। दूसरे में बल का व्यंजक F बराबर m में प्रतिपादित होता है। तीसरा जड़त्व का नियम साथियों, या फिर रॉकेट वाले उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं, रॉकेट वाले, है ना। संवेग संरक्षण जो नियम इसमें होता है हमारा कौन से? गति के तीसरे नियम से संबंधित है। रॉकेट वाले उदाहरण पूछे जाते हैं। और दूसरे में हमारी बल की, और जितना बस में अगर ब्रेक लगते समय आगे जाओगे पीछे जाओगे, ये जो घटना होती है न्यूटन के प्रथम नियम। तो न्यूटन के 3 गति विषयक नियम थे साथियों। और गैलीलियो ने साथियों सबसे दूरबीन के आविष्कारक माना जाता है किसे? गैलीलियो को, है ना। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने नापा था? तो रोमर के द्वारा प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापी गई थी साथियों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कपड़े धोने का सोडा। जो कपड़े धोने का सोडा होता है क्या है? जितने भी अग्निवीर वाले हैं, एक बार ये साइंस के क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपसे भी क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? और ये कई बार गलत होते हैं। 3 सोडे हैं। कपड़ा धोने वाला सोडा होता अलग होता है, एक हमारा, है ना, खाने वाला सोडा अलग होता है, और एक कास्टिक सोडा अलग होता है, जो कंफ्यूजिंग एग्जाम में हमें दिखाते हैं। सोडियम क्लोराइड, जल योजित सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कपड़े धोने की बात चल रही है साथियों, सभी को पता है वैसे एक तरीका। देखो कपड़े धोते हैं किससे? जल। कपड़े धोने के लिए हमें क्या चाहिए? जल। जो भी अशुद्धि या गंदे कपड़े होते हैं, अपमार्जक साबुन वगैरह मिलाने के बाद जो अशुद्धि दूर होती है उनकी, तो उसमें क्या आवश्यकता होती है? जल की। तो जल योजित सोडियम कार्बोनेट। कहीं पर ये नहीं मिलेगा आपको जल योजित, सीधा सीधा मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कपड़े धोने का सोडे का नाम ध्यान रखना है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा देखो, बेकिंग सोडा।
क्या साथियों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन सोडियम फास्फेट, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा सोडियम क्लोराइड, चौथा सोडियम कार्बोनेट। तो अभी सर तुम बिल्कुल पीछे पड़ चुके हो। अभी सोडियम कार्बोनेट हमारा क्या होता है, पीछे बिल्कुल अभी पढ़ के आए हो। धोने का सोडा, खाने का सोडा क्या पढ़ा था अभी? तो धोने वाला जो सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पूछा बेकिंग सोडा, ये खाने का सोडा ना जो पदार्थों में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 तो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर क्या है हमारा? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। जहां H आ जाता है हमारा क्या होता है? बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट। और Na2CO3 ये हमारा जहां विदाउट H आएगा ये हमारा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और इसी के साथ बात करें साथियों कास्टिक सोडा। जितने भी अपमार्जक होते हैं ना, साबुन, कपड़े धोने वाले देखा होगा तुमने, हाथ से होते हैं ना, तो उसमें क्या मिलाते हैं हम? कास्टिक सोडा। ये होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तीनों सोडे हो गए, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, धावन सोडा और हमारा कास्टिक सोडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस है। तो बहुत सारी बुरी घटनाओं से हमें कौन बचाता है? पृथ्वी के पास जो मौजूद है वायुमंडल। सभी को पता है प्रति सेकंड जितने उल्कापिंड टूटकर गिरते हैं, क्षुद्र गिरह जो टूट के छोटे छोटे गिरते हैं, आग के गोला, जब वो आते हैं वायुमंडल में तो उनमें स्वतः ही क्या लग जाती है? आग लग जाती है। हम तक जब पहुंचते हैं वो पृथ्वी के नजदीक तक साथियों, तो धूल के कणों में पहुंचते हैं, है ना, धूल के कणों में बहुत जिनका 6000 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो उसे जो है वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस मौजूद है स्वयं कोई भी गलत प्रतिक्रिया देखेगी वायुमंडल के अंदर तो उसमें स्वतः ही क्या लगा देती है? वो आग लगा देती है खुद से ही। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी को पता वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? भाई नाइट्रोजन, 78% है ना। तो वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस कौन सी है हमारी? ऑक्सीजन। ठीक है साथियों, वायुमंडल में जलने में जो सहायक वाली गैस हमारी कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज की बात करें तो किसने खोजा था इसे? प्रिस्टले। खोज की बात करें साथियों तो प्रिस्टले के द्वारा इसकी खोज होती है। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन आप सभी के बीच में। और आप सभी को हम बता चुके हैं पहले से ही, अग्निवीर के लिए एक महा मैराथन हमारी क्लास आने वाली है। सभी को जय हिंद।